देखो, हमने इस दृष्टि क्लियर विजन सेंटर में से हमने एडवांस मैथ की ये बुक उठाई थी, इंजीनियर नरेश कुमार सर की। इसमें हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जो ये 24 पे है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसको उठा करके क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया था। तो इसमें अब हमारे कितने क्वेश्चंस हो गए थे? देखो, 6 से लेकर के 16 तक सारे क्वेश्चंस हो गए थे, है ना। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो था, इसको मैंने ये कह दिया था आपसे कि इसमें आपकी आइडेंटिटी लग रही है और आप इसको करके देख लो। तो इसमें आप अब कहोगे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, हमें तो समझ नहीं आया। तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 में इधर देखो, जो ये आइडेंटिटी है ना, फोर्थ, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, फोर्थ वाली आइडेंटिटी। NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल्स टू N+1 CR। इसको आप ऐसे भी समझ लो, देखो NCR है मीन्स 7C2 होगा, NCR-1 है मीन्स 7C1 होगा, 7C2 प्लस 7C1 तो क्या देगा? 8C2 देगा। समझ पा रहे हो? 8C2 देगा मीन्स NCR है और NC एक कम है R से, सो C में बढ़ा करके लिखना है। जो इस वाले में बढ़ करके था N, वो उसमें से बढ़ करके आएगा एक, और जो R था वो R वाला आएगा। देखो, इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब इसी में देख लो 16th में कि ये कहाँ अप्लाई हो रही है। देखो 16, ये जो 16C1 है ये एज इट इज़ आ गया यहाँ, 15C1 है ये एज इट इज़ आ गया यहाँ। अब 14C1 प्लस 14C2 को 15C2 लिखा है इन्होंने आइडेंटिटी फोर्थ वाली यूज़ करके। वही वाली बात है, 14C1 प्लस 14C2 मीन्स यहाँ पे 14C2 हो गया हमारा NCR, उसके बाद में 14C1 हो गया हमारा NCR-1, एक कम हो गया ना। तो क्या आएगा आंसर? N+1 CR, यानी कि 14 में एक बढ़ा करके 15 C और 2, क्योंकि R लेना था। सो ये आइडेंटिटी लग गई। अब फिर अगेन वही आइडेंटिटी लग जाएगी, 15C1 प्लस 15C2 इज इक्वल्स टू 16C2। अब इन दोनों पे आइडेंटिटी लगा दी और ये आ गया 16C2, है ना। अब उसके बाद में देखो 16C1 प्लस 16C2 को मिला करके इन्होंने ये 17C2 लगा दिया। 3 बार आइडेंटिटी लग गई इसमें एक क्वेश्चन में, है ना। अब देखो आगे टाइप 2 के क्वेश्चंस हैं इसमें। देखो, अब इसमें आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू, क्योंकि पिछले वाले पार्ट में हमने उसके सिर्फ प्रॉपर्टी बता करके आगे बढ़ गए थे हम। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। उसके लिए हमें स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, हमारे जहाँ पर सब के सब इकट्ठे दिए हुए थे। अब ये देखो, इसमें जो ये लग रहा है ये 4 नंबर वाला काउंट हो रहा है। जो 4 नंबर पे ये देखो, ये 4th नंबर की जो गुण है NCR मीन्स जो प्रॉपर्टी है इनकी, ये है NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल्स टू N+1 CR। मीन्स अगर N 17 है और R 2 है तो 17C2 प्लस 17C1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18C2। सो इसको आपको याद करना है, ये याद कर लोगे आप इसको तो आप अच्छे से इसको कर पाओगे। अब देखो ज़रा इसमें वापस जाते हैं तो यहाँ पे हमारा ये चीज़ साफ साफ लगता हुआ दिखाई दे रहा है हमें कि सबसे पहले लगा है इसमें 14C1 प्लस 14C2 में, जो बन गया हमारा 15C2, है ना। उसके बाद हमारा 15C2 प्लस 15C1 मिला करके हमें दे रहा है 16C2। फिर 16C1 प्लस 16C2 मिला करके हमें दे रहा है 17C2। फिर 17C2 को हम 17C15 भी करके लिख सकते हैं, 17C15 भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि R और K इज इक्वल टू N के बराबर होगा, वो भी एक प्रॉपर्टी है, ध्यान करो। सो यहाँ पर अगर R N है हमारा 17, है ना,
तो और R है 2, तो K होगा हमारा 15। ये वाली चीज़ लग रही है क्योंकि R प्लस K बराबर होगा N के। सो NCR बराबर होगा NCK के, है ना। सो वो वाली चीज़ यहाँ पे लगा दी इन्होंने। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। अब हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। देखो अब देखो 17th क्वेश्चन है हमारा टाइप 2 से कि एक कमरे में 8 दरवाजे हैं, कोई व्यक्ति कितने प्रकार से एक दरवाजे से अंदर जाकर दूसरे से बाहर आ सकता है। देखो पहले 8 दरवाजे बना ही नहीं लेते हैं। ये रहा एक दरवाज़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और ये 8 के 8 दरवाजे हो गए। अब पहली बात तो ये कि इन 8 दरवाज़ों में से जाने की संभावनाएं, मतलब इवेंट्स को किस तरह से कर सकते हो आप। इस इवेंट को आपको अंदर जाना है, आप इस दरवाजे से जा सकते हो ना। इस दरवाजे से चले गए, मान लो नंबर दे देते हैं इसको, पहले नंबर से चले गए, तो पहले नंबर से जा कर के आप, ये दूसरा नंबर हो गया, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये फिफ्थ नंबर का, ये सिक्स नंबर का, ये सेवन्थ और ये एट्थ। 8 दरवाजे। मान लो आप पहले वाले से चले गए, तो बाहर वापस जब आओगे 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से किसी से आओगे, मान लो 2 से आ गए, तो ये बन गई इवेंट। पहले से गए, तीसरे से आए, पहले से गए, चौथे से आए, पहले से गए, पाँचवें से आए, पहले से गए, छठे से आए, पहले से गए, सातवें से आए बाहर, पहले से गए, आठवें से बाहर आए, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए ना। अब आप दूसरे से जाओगे, है ना, फिर ये 7 बनेंगे, क्योंकि आप दूसरे से जाओगे तो पहले से बाहर आ सकते हो, तीसरे से बाहर आ सकते हो, चौथे से, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें से, इनसे बाहर आ सकते हो, फिर से 7 हो गए। तीसरे से जाओगे तो फिर से 7 तरीके से बाहर आ सकते हो, चौथे से जाओगे तो फिर 7 तरीके से बाहर आ सकते हो, पाँचवें से जाओगे फिर 7 तरीके से, मीन्स 8 तरीके से जा करके बचे हुए 7 तरीक़ों से बाहर आओगे आप। तो 8 सत्तू 56, ये इसका सीधा सीधा आंसर आ गया। और ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल भी यही कहता है कि परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस का जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है ना, वो यही चीज़ कहता है कि आप पहली इवेंट को कितने तरीके से कर सकते हो, 8 तरीके से। दूसरी इवेंट को, मतलब पहली इवेंट क्या है, अंदर जाने की, तो 8 दरवाज़ों से जा सकते हो। दूसरी इवेंट क्या है, बाहर आने की, तो एक दरवाजे से चले गए तो उससे बाहर नहीं आना, बचे हुए दरवाज़ों से बाहर आना है। तो दूसरी इवेंट को आप कितने तरीके से कर सकते हो, 7 तरीक़ों से। तो 8 इंटू 7 यानी कि 56, ये हुआ इसका आंसर, आंसर नंबर सी। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहा जा रहा है इसमें कि जयपुर से नारनौल के बीच 4 रास्ते हैं, एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से वापस आ सकता है। सो ये क्वेश्चन सेम 17th वाले की तरह ही है, उसमें दरवाजे थे, इसमें बस रास्ता है। तो अगर इसको हम ये कह दें कि जयपुर से नारनौल, इसको हम ये कह दें कि एक व्यक्ति एक 4 दरवाजे हैं, एक से जाएगा तो बचे हुए 3 में से वापस आ सकता है। तो इस तरह से वो कितने प्रकार से वापस आ सकता है। सो पहले दरवाजे में जाने के चांस कितने हैं, पहले दरवाजे से जाएगा, मतलब कि वो व्यक्ति जा सकता है एक दरवाजे से तो 4 हो जाते हैं ना, और आ सकता है वापस तो 3 हो जाते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 12 इसका आंसर हो जाता। सेम इसमें यहाँ पर वही चीज़ आ रही है कि इसमें बस अब दरवाजे नहीं है, इसमें रास्ते हैं। सो एक जयपुर से नारनौल जाने के 4 रास्ते हैं, तो जयपुर से नारनौल तो वो 4 तरीके से जा सकता है। मीन्स इवेंट क्या है, जयपुर से नारनौल जाने की, तो वो 4 तरीक़ों से कवर कर सकता है। लेकिन एक व्यक्ति एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से कितने प्रकार से वापस आ सकता है, दूसरे रास्ते से आएगा वो तो बचे हुए 3 रास्तों में से कोई एक रास्ता अपना सकता है। तो वापस आने की जो इवेंट है वो 3 तरीके से की जा सकती है।
सो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो गया, 4 इंटू 3 यानी 12। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 15 फुटबॉल खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों के कितने विभिन्न दल बन सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है कहाँ से आया है, किस टाइप का है, ये बताता हूँ मैं पहले आपको। जो ये संचय दिख रहा है आपको, कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन इस जगह से आया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन एक्चुअल में कंसेप्ट ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्या कह रहा है कि दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान न रखते हुए जो भिन्न भिन्न समूह बनाए जा सकते हैं उन वस्तुओं का संचय कहते हैं, उन्हें उन वस्तुओं का संचय कहते हैं। मीन्स अगर मान लो आपके पास में 5 वस्तुएं दी हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, और उनमें से आपको एट अ टाइम उठा करके 3 उठा करके आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 5C3 ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसका मतलब क्या है ये मैं बताता हूँ आपको। देखो 5C का मतलब क्या है कि आप यहाँ लिखते हैं, देखो 5C और 3, इसका मतलब है 5P3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब हुआ, 5P3 का क्या है मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 यानी कि 2, उसका फैक्टोरियल इंटू में ये 3 फैक्टोरियल था ही, है ना। ये इसका आंसर है। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 15 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ियों के ग्रुप बनाने हैं और कितने बनेंगे। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो गया ना, 15C11, यानी 15 खिलाड़ी हैं और 15 खिलाड़ी में से आपको 11 खिलाड़ी एट अ टाइम चूज़ करने हैं और ये बताना है कि कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो 15C11 इसका आंसर है। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि R इज इक्वल्स टू K होता है। सो NCR यानी NC और R ये इक्वल हो गया NC और K के। सो R और K इक्वल है यहाँ पे, यानी कि R प्लस K भी N के इक्वल होता है। सो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास में 15C11 ये इक्वल हो जाएगा 15C4 के, क्योंकि 11 प्लस 4 इज इक्वल टू 15। तो 15C4 को सोल्व करना है, यानी 15 14 13 इंटू 12 हो गया अपॉन में 15 माइनस 4 11 फैक्टोरियल नीचे और ऊपर भी 11 फैक्टोरियल वो आपस में कैंसिल हो गया। अपॉन में 4 फैक्टोरियल बचेगा, 4321 एक सोल्व हो करके 1350 इसका आंसर आ जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। देखो अब क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3 यानी टाइप 3। क्या कह रहा है कि इक्वेशन शब्द के अक्षर हैं कितने प्रकार से और अक्षरों को और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। मीन्स एक तो ये सजिया और कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है पहले मैं ये दिखा देता हूँ आपको। इधर देखो ये टाइप 3 दिख रहा है ना, थर्ड जो पार्ट दिख रहा है ये है क्रमचय। क्रमचय को देखो ज़रा आप ध्यान से। क्रमचय जो है ना वो ये है परम्यूटेशन और संचय है कॉम्बिनेशन। सो हम परम्यूटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। सो परम्यूटेशन में क्या हो रहा है कि n डिफरेंट वस्तुओं में से n वस्तुएं लेकर बने क्रमचयों की संख्या यानी परम्यूटेशंस, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स अगर हम एट अ टाइम n ऑब्जेक्ट्स में से एट अ टाइम r ऑब्जेक्ट्स लेते हैं तो NPR होता है परम्यूटेशंस। सो n ऑब्जेक्ट्स में से हम एट अ टाइम n ऑब्जेक्ट्स ही ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा
n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल, n माइनस n हो जाएगा 0 और उसका फैक्टोरियल यानी कि अपॉन में 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है यानी कि अपॉन में 1, यानी कि कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है डिनोमिनेटर में, यानी कि n फैक्टोरियल आंसर है। अगर n ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब देखो ज़रा आप, सीधा सीधा क्वेश्चन क्या बन गया अब ये कि इक्वेशन शब्द के है ना, तो इक्वेशन तो 8 है, टोटल 8 लेटर्स हैं ये, सो 8 फैक्टोरियल इसका आंसर हो गया, है ना। आप इसको देखो ज़रा ध्यान से दोबारा कि इक्वेशन 8 वर्ड है, सो यानी कि 8 वर्ड हैं, उनके परम्यूटेशंस बनाने हैं और एट अ टाइम 8 ही यूज़ करने हैं, तो 8 भी 8 को सोल्व करना है, यानी कि सीधा सीधा 8 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल तो टोटल परम्यूटेशंस हैं, यानी टोटल तरीके हैं जिनसे इन लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं हम। उनमें से एक तो इक्वेशन शब्द ऑलरेडी अरेंज्ड है, इन्होंने पूछा इस लेटर के, इस वर्ड के अलावा, इस वर्ड में जो लेटर्स हैं जो जिस तरह से ये अरेंज है, इस तरह के अलावा और कितने तरीक़ों से अरेंज हो सकते हैं। इसका मतलब 8 फैक्टोरियल माइनस 1, इतने और तरीक़ों से इनको अरेंज किया जा सकता है, यानी कि आंसर ये हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। अब देखो, अब अगर 11th क्लास की मैथमेटिक्स में जाके इस चैप्टर को देखोगे ना, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो ये जो क्वेश्चन था 20, ये थ्योरम 3 पर बेस्ड क्वेश्चन था, थ्योरम 1 पर, थ्योरम 3 नहीं, सॉरी, थ्योरम 1 पर बेस्ड क्वेश्चन था, NPR वाला, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि इंडिपेंडेंस शब्द के अक्षरों के क्रमचियों की संख्या क्या होगी। अब इस वर्ड में देखो कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आई है, ये रिपीट नहीं हो रहा, एन है, ये रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, डी भी रिपीट हो रहा है। जब ऐसा रिपीटिशन आए ना वर्ड्स का, तो इसमें थ्योरम 4 लगती है। अब देखो मैं थ्योरम 4 बताता हूँ, जो NCERT क्लास 11th के मैथ के अकॉर्डिंग है थ्योरम 4, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ ये पॉइंट बन करके रह रहा है, पॉइंट नंबर 2। इसको देखो ध्यान से कि n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक समान एवं एक प्रकार की हों, फिर q वस्तुएं एक समान एवं दूसरे प्रकार की हों, और r वस्तुएं एक समान एवं तीसरे प्रकार की हों, तो क्रमचियों की संख्या होती है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। कहने का मतलब है कि मान लो कोई वर्ड है, उस वर्ड में p जो लेटर है ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, q जो लेटर है ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और टोटल उसमें जो लेटर है ना वो 5 है, मीन्स टोटल 5 लेटर्स हैं, तो n की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 फैक्टोरियल, सॉरी टोटल उसमें 8 है, क्योंकि 5 होते तो 2 और 3 5 तो यही हो गए। मान लो टोटल 8 है वर्ड उसमें, लेटर उसमें, तो 8 फैक्टोरियल हो जाता है। उसका कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें रिपीटिशन भी है वर्ड की, जैसे p रिपीट हो रहा है, q रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा जो जितनी बार रिपीट होता है ना अपॉन में 2 फैक्टोरियल से डिवाइड इंटू 3 फैक्टोरियल से डिवाइड, यही कह रही है थ्योरम 4 बनती है एक्चुअल में। तो देखो इसको देख लेते हैं हम, एक बार क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखो 21 में आप ज़रा ध्यान दो कि आई रिपीट नहीं हो रहा, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, एन हो रहा है 3 टाइम्स रिपीट, एन रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद डी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, डी वर्ड रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, डी के बाद ई रिपीट हो रहा है 1 2 3, ई रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, पी रिपीट नहीं हो रहा, ई आ गया, एन आ गया, डी हो गया, ई हो गया, एन हो गया, सी भी नहीं है, ई भी आ गया। सो इसका मतलब टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसका मतलब टोटल तो है 12। अगर वर्ड के लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे होते तो इसका सीधा सीधा परम्यूटेशंस 12 फैक्टोरियल हो जाता, लेकिन इसमें रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशन जब होता है इसका मतलब 3 n रिपीट, और मतलब n है वो 3 बार आ रहा है, सो 3 फैक्टोरियल, डी है वो 2 टाइम्स आ रहा है तो मीन्स 2 फैक्टोरियल, ई है वो 3 टाइम्स आ रहा है तो मीन्स
3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई थिंक कुछ और भी रिपीट हो रहा है, एन इंडिपेंडेंस ई ई ई ई ई 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो एक जो चीज़ है वो 4 टाइम्स आ रही है, ई को रब करो, इसको काट दो, इसको 4 टाइम्स करो और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। सो ई 4 टाइम्स आ रहा है तो ये आंसर हो गया और यही तो लिखा हुआ है नीचे। सो क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया ये और ये। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? इसमें भी सेम वही चीज़ है। इलाहाबाद शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? तो इलाहाबाद में टोटल तो है 9 फैक्टोरियल हो गया। अपॉन में ए जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है तो अपॉन में 3 फैक्टोरियल। एल जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अब ए जो है वास्तव में 4 बार रिपीट हो रहा है, सो इसको हम हटा करके 4 टाइम्स करेंगे। 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 टाइम्स एल रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। आंसर भी यही है, देखो ध्यान से, ये आपका सॉल्यूशन रहा। थ्योरम 4 लग रही है 11th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। 11th की मैथमेटिक्स जो है एनसीईआरटी उसमें उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 23 भी यही है सेम पैटर्न में कि मिसिसिपी शब्द के अक्षरों से कुल कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं। तो देखो मिसिसिपी में टोटल कितने हैं? 4 5 7 8 9, यानी कि 9 है। तो टोटल क्या हो गया? 9 फैक्टोरियल। अच्छा, अब सारे के सारे अगर ये मिसिसिपी वर्ड के जो लेटर्स हैं ये सारे के सारे अगर डिफरेंट होते तो 9 फैक्टोरियल ही इसका सॉल्यूशन होता। लेकिन इसमें कुछ रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे कि आई रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, सो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में एस रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर देंगे। यही हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन है। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। बहुत सिंपल से एक ही टाइप है, बस थ्योरम 4 लगती जा रही है सब में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 24 कि ट्राइंगल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि शब्द टी से प्रारंभ हो एवं ई से अंत हो। इसका मतलब टी और ई को तो फिक्स कर दिया, फर्स्ट एंड लास्ट में फिक्स कर दिया। बच गए कितने अंदर? RIANGL, यानी कि 1 2 3 4 5 6 लेटर बच गए और 6 के 6 डिफरेंट है। इसका मतलब सिर्फ इन 6 लेटर्स को ही अरेंज करना है। सो 6 टोटल लेटर है, इनको अरेंज करना है, यानी 6 फैक्टोरियल। अपॉन में इनमें से कोई लेटर रिपीट तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब अपॉन में कुछ भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो 6 फैक्टोरियल ही आंसर हो गया। 6 फैक्टोरियल होता है हमारा 720, ये याद होना चाहिए। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 4 फैक्टोरियल होता है 24। सो ये याद होने चाहिए। सबसे पहले 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1, 1 फैक्टोरियल भी 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। ये याद होनी चाहिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन 25 क्या कह रहे हैं कि डॉटर शब्द के अक्षरों को ऐसे कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें सभी स्वर एक साथ रहें। अच्छा, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि डॉटर शब्द के अक्षरों को ऐसे कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें सभी स्वर एक साथ रहें। सभी स्वर एक साथ रहें का मतलब देखो ये ना अपने आप में एक टाइप है क्वेश्चन का, इसको कर लो। उसके बाद सारे टाइप है ना चुटकियों में सोल्व होंगे आपके सामने। पहले तो ये बताओ इसमें वोवल कौन कौन से हैं। देखो डॉटर शब्द में ए यू और ई 3 वोवल हैं, है ना। ए यू और ई, ये 3 वोवल हैं और ये तीनों इकट्ठे होने चाहिए। इसका मतलब हमेशा ये इकट्ठे रहेंगे, यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होंगे। ठीक है, इसके बाद और कितने लेटर हैं इसमें? डी है, जी है, एच है, टी है और आर है। 1 5 हो गए ना टोटल।
DGHTR, टोटल देख लो ना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 8 हैं। 3 वोवल हमेशा इकट्ठे रहने, तो बच गए 5, तो यानी कि 5 लेटर तो ये रहे, 3 4 और ये 5 लेटर हो गए। एक वोवल्स तीनों इकट्ठे रहने, तो इसका मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होंगे। तो छठा ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो टोटल 6 ऑब्जेक्ट हैं, 6 फैक्टोरियल वेज बनी इनकी परम्यूटेशंस की, है ना। मीन्स इतने तरीके से अरेंज किया जा सकता है इनको, है ना। सीधा सीधा सा समझ में आने वाली बात है। अब जो ये 5 लेटर्स हैं, जो ये हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये जो 5 लेटर्स हैं, ये वाले, ये 5 लेटर्स में क्या कोई सा भी लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं ना। तो अपॉन में किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे उतना फैक्टोरियल करके आ जाता, है ना। किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं करेंगे। 6 फैक्टोरियल रहा आंसर, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, 6 फैक्टोरियल तो तब है जब ये सिंगल ऑब्जेक्ट होता ए यू ई की जगह पे, है ना, या तीनों ए यू ई एक जैसे होते, या हाँ, दो ही तरीके से हो सकता है, या तो सिंगल ही ऑब्जेक्ट होता है या तीनों लेटर इसमें आने वाले एक जैसे होते, बट एक जैसे नहीं है, ए यू ई है। तो क्या ए यू ई को सिर्फ इसी तरह से लिखा जा सकता है? क्या ए यू को आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? देखो, ए यू को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, ए ई यू। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, यू ए ई। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, यू ई ए, है ना। सो 3 है यहाँ पर, 3 लेटर हैं और तीनों की तीनों डिफरेंट हैं, तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी 3 फैक्टोरियल, है ना। जाहिर सी बात है, एक के साथ 2 बनेंगे, यू के साथ भी 2 और ऐसे ही ई के साथ भी 2, तो टोटल 6 हो गए। चलो मैं बना के दिखा दूँ आपको, देखो। तो शुरू से करते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक तो क्या है, स्मॉल लेटर्स में लिख देता हूँ, ए यू ई, है ना। फिर ए ई यू, ए हो गया। अब यू को करो, यू ए ई, फिर यू ई ए, है ना। 4 हो गए। पहले ए आ गया 2 जगह, और फिर ई यू आ गया 2 जगह, अब ई आ जाएगा, ई यू ए, फिर ई ए यू, हो गए 6। तो अब ये 5 जो लेटर्स थे, ये वाले 5 लेटर्स, ये इसके साथ भी आ सकते हैं, फिर 5 लेटर्स इसके साथ भी आ सकते हैं, 5 इसके साथ भी, 5 इसके साथ भी, 5 इसके साथ भी, 5 इसके साथ भी, है ना। तो सीधा सीधा सा ना इसका जो पैटर्न बनता है वो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे करोगे अब, कि टोटल ऑब्जेक्ट है 6 फैक्टोरियल, उसमें ये ए यू ई को खुद से अरेंज किया जा सकता है 3 फैक्टोरियल वेज से। तो इसका आंसर ये हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो आंसर आ गया 4320। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। मैंने इतना टाइम इसी क्वेश्चन में इसलिए लगाया है ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये अपने आप में एक टाइप है। आगे कोई सा भी क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, इसी टाइप का मिलेगा कि सारे वोवल्स को एक साथ रखो, सारे कॉन्सोनेंट को एक साथ रखो, या इस लेटर में ये वोवल्स हैं इनको एक साथ रखो। इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। जैसे कोई सा भी वर्ड ले लो आप, मिसिसिपी वर्ड ले लो, मिसिसिपी वर्ड में सारे के सारे जो आपके वोवल्स हैं वो इकट्ठे आने चाहिए, तो बताओ कितनी परम्यूटेशंस बनेंगी। तो देखो मिसिसिपी में ही बता देता हूँ मैं, ये टाइप लगा के टोटल कितने हैं, 4। अच्छा देखो, आई 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 4 है ना, आई, ये आई 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 4 आई हैं, ये सारे के सारे सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काउंट होंगे एज अ 1। उसके बाद क्या बचा, एम एस 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 पी, यानी कि 1 2 3 4 8 9 है ना टोटल, 4 एक तरफ हो गए, तो 5 बच गए। 5 में कौन से हैं, एम और एस 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 पी, एम एस 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 और पी, ये 5 हैं। अब टोटल है 5 फैक्टोरियल, है ना। उसमें भी एस रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, है ना। इनटू में, अब आप इनटू में कुछ नहीं करोगे यहाँ पे, क्योंकि जो चारों आई है ना वो एक जैसे हैं, तो आपस में चेंज नहीं होंगे। चलो मैं आपको और डिटेल में नहीं ले जाता, मैं इतना ही छोड़ देता हूँ आपको। बस आप जैसे क्वेश्चंस करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। अभी आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, वेरी गुड, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी अपने आप में एक टाइप है। गोल्डन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिससे कि स्वर एक साथ न रहें? पहले थे स्वर एक साथ वाला टाइप, अब है स्वर एक साथ न रहें वाला टाइप। तो देखो, स्वर एक साथ नहीं रहने तो अल्टरनेट रहेंगे ना। कितने स्वर हैं, ओ है और
ई है, ओ है और ई है, तो बाकी कितने बच गए, जी एल डी एन। तो अब जी एल डी एन है, इसका मतलब 4 व्यंजक यानी कॉन्सोनेंट। अब कोई भी स्वर एक साथ नहीं रहेगा, एक साथ नहीं रहेगा मतलब अल्टरनेट रहेगा। सो इन्होंने सही लिख रखा है, सही रिप्रेजेंट कर रखा है, देखो बिल्कुल सही रिप्रेजेंट किया हुआ है कि मान लो ये क्या है हमारा, 1 2 3 और 4, ये हो गया हमारे कॉन्सोनेंट। तो अब वोवल कहाँ नहीं हो सकते, वोवल इस तरफ नहीं हो सकते दोनों, है ना, वोवल यहाँ नहीं हो सकते दोनों, कोई एक हो सकता है इन जगहों पे, कोई एक ही वोवल एट अ टाइम हो सकता है। तो देखो सबसे पहले तो 4 जो कॉन्सोनेंट है ना, 4 व्यंजक हैं, जो 4 व्यंजक, इनको प्लेस कितने परम्यूटेशन से कर सकते हो, कितने पॉसिबल वे से कर सकते हो, एक तो ये फाइंड आउट करना है। तो चारों में लेटर अलग अलग हैं, कोई सिमिलरिटी नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर है 4 फैक्टोरियल वेज। इतने फैक्टोरियल वेज से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, किनको, जी एल डी और एन को। उसके बाद में ये 5p2 जो आ रहा है ना, इसको देखो, इसको मैं समझाता हूँ। इसमें आप अब कहोगे कि लेटर तो दो ही हैं, ओ और ई, तो ये 5 कहाँ से आ गया। 5 आया प्लेसेस से, क्योंकि प्लेस 5 है जहाँ पे इन 2 लेटर्स को रखा जा सकता है। जहाँ पे ये है ना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5, ये जो 5 प्लेसेस हैं, इन 5 प्लेसेस पे 2 लेटर्स रखने हैं। ओ यहाँ रख दिया तो ई यहाँ रख सकते हैं हम, ओ यहाँ रख दिया तो ई यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, क्योंकि साथ नहीं होने चाहिए। अब दूर कितने भी हो सकते हैं, है ना, बस साथ ही तो नहीं होने चाहिए। तो उसी प्रकार ओ अगर यहाँ है तो ई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता, ई यहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है ना। मीन्स बीच में तो यहाँ पे लेटर ही है ना, ये यहाँ पर बीच में कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजक हैं। सो 5 में से 2 लेटर्स रखने हैं, यानी कि टोटल 5 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस फिल करने हैं। सो इसीलिए मल्टीप्लाई में आ जाएगा 5p2। इसको सोल्व करोगे तो आंसर ये आ गया 480। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। देखो अब हम अपना टाइप 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कहा जा रहा है इसमें कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि एक भी संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति मीन्स रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो 3 अंकों की, देखो 3 अंकों की संख्या, हम उससे पहले में डिजिट चाहिए ना। देखो 0 से लेकर डिजिट है हमारे पास, कितने डिजिट हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स हैं हमारे पास। 0 to 1, 0 to 9, तो टोटल 10 हो गए ना, ये 0 इंक्लूड करके। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 0 to 9, ये 10 हो गए। अब 10 हो गए तो हमें 2 चीज़ें नहीं करनी है। एक तो कुछ रिपीट नहीं करना, मीन्स ऐसे नहीं करना कि 2 2 2, ये भी 3 अंकों की संख्या है। 3 3 3, ये भी 3 अंकों की संख्या है। 9 9 9, ये भी 3 अंकों की संख्या है ना। 2 2 6, ये भी 3 अंकों की संख्या है, लेकिन इसमें 2 बार रिपीट हो गया, 2, है ना। 6 2 6, ये भी 3 अंकों की संख्या है, लेकिन 6 2 बार रिपीट हो गया। एक तो ये चीज़ नहीं करनी है, रिपीटिशन ना होने का, पुनरावृत्ति ना होने का मतलब ये है। दूसरी चीज़, हम इसमें 3 अंकों की संख्या बनाएंगे, तो अगर हम 0 को इस जगह रखेंगे, क्या होता है, यूनिट प्लेस, ये इकाई वाला स्थान, ये दहाई और ये सैकड़ा, है ना, इकाई दहाई सैकड़ा वाला स्थान। यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस। तो इस जगह पे 0 रखेंगे और 1 2 यहाँ रख देंगे, मान लो 0 रखेंगे 2 3 रख देंगे, 0 रखेंगे 9 8 रख देंगे। तो ये 2 डिजिट की संख्याएं हो गई, ना कि 3 डिजिट की। तो एक तो ये चीज़ नहीं करेंगे। तो आप एक बात बताओ कि खुद सोच करके देखो, आप ये 3 प्लेस फिल करने हैं आपको, है ना। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से होगा ये टाइप का क्वेश्चन। 3 जगह फिल करनी है आपको। इस वाली जगह पर आप 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 नंबर हैं, 10 डिजिट है ना। उनमें से आप 9 डिजिट ही फिल कर सकते हो, क्योंकि 0 नहीं फिल कर सकते। उसके बाद इस वाले स्थान पर आप 0 to 9, 10 में से केवल 9 संख्याएं ही लिख सकते हो, क्योंकि एक तो आपने यहाँ फिल कर दिया है,
मान लो आपने यहाँ पे 2 फिल कर दिया एक बार के लिए, तो अब यहाँ इस जगह पे जब आप लिखोगे तो आप 2 फिल नहीं करोगे, 0 फिल कर सकते हो। सो यहाँ पर भी 9 पॉसिबल वेज हैं इस जगह को फिल करने के लिए। उसके बाद ये 2 जगह फिल हो गई, मान लो यहाँ पे 0 फिल कर दिया, तो 0 to 9 तक 10 में से 2 डिजिट फिल हो गए, 2 और 0 बच गए कितने, 1 3 4 5 6 7 8 और 9 है ना, तो टोटल 8 बच गए। इस जगह को आप 8 तरीक़ों से फिल कर सकते हो, ये आपस में मल्टीप्लाई, आंसर आ गया 648, है ना। आई बात समझ, इसको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 100 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 से बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या में कोई अंक दोबारा प्रयुक्त न हो, मीन्स रिपीटिशन ना हो। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है किसी भी तरह से क्वेश्चन। पहले क्या था, 0 to 9 दे रखा था आपको, 0 to 9 दे रखा था। अब यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 डिजिट्स दे रखी हैं और 3 अंकों की संख्या बनानी है ना। देखो 100 और 1001 के बीच की, 100 और 1000 के बीच की बनानी है, मीन्स 100 से बड़ी क्या होगी 101 और 1000 से छोटी क्या होगी 9 9 और 9, ये बनानी है। अब फर्स्ट प्लेस पे तो आप 1 2 3 4 5 5 में से कुछ भी फिल कर सकते हो, 1 2 3 4 5, तो मान लो 3 अंकों की बनेगी ना संख्या, तो इस वाली जगह पर आप 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, यानी कि 5 वेज से फिल कर सकते हो। अच्छा 5 वेज से फिल कर सकते हो, तो दोबारा दूसरा वाला प्लेस यानी ये वाला प्लेस 4 वेज से फिल कर सकते हो। उसके बाद ये वाला प्लेस आप 3 वेज से फिल कर सकते हो, तो 5 चौके 20 या 60 60 इसका आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ, है ना। इसमें ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ही चलता है। देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन, 60 इसका आंसर है, ये रहा। अब 29 क्वेश्चन देखो, 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 एवं 5, यहाँ पे भी 5 ही संख्याएं 1 2 3 4 5 से 100 एवं 10,000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, और पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन देखो 2 तरह से, मतलब 2 पार्ट्स का हो गया। पहले तो पूछे कि 3 अंकों की कितनी बनाई जा सकती हैं, फिर पूछ रहा है कि 4 अंकों की कितनी बनाई जा सकती हैं, उन दोनों को ऐड करके पूछ रहा है। तो 3 अंकों की बनी है 60, ये देखो 3 अंकों की बनी है 60 और 4 अंकों की बनी है 120, तो टोटल बनी है 180। तो हम पहले 3 अंकों की निकाल लेते हैं कितनी बनती हैं। 3 अंकों की वही सेम तरीका है भाई, ये एक प्लेस है, दूसरा प्लेस ये है, तीसरा प्लेस ये है ना। इस जगह को आप 5 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हो, इस जगह को 4 डिफरेंट वेज से, इसको 3 डिफरेंट वेज से, 60 आंसर है। पिछले वाला सेम टाइप था, है ना। अब 4th वाले में आप यहाँ पे देखो 0 नहीं है, कितना आसान है बल्कि ये क्वेश्चन। 0 to 9 वाले डिजिट में 0 का सोचना पड़ता था, इसमें तो 0 है ही नहीं, सिर्फ 5 अंक दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो अब आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 और 4। सो इस जगह को आप 5 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हो, इसको फिर 4 डिफरेंट वेज से, इसको 3 और इसको 2, है ना। तो आंसर आ गया 120। मल्टीप्लाई करना होता है इनको आपस में, और 60 और 120 ऐड करके 180, यानी कि 100 से 10,000 के बीच में सिर्फ 1 2 3 4 और 5 इन अंकों का इस्तेमाल करके हम केवल 180 नंबर बना सकते हैं विदाउट रिपीटिशन। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। 30 देखो, अब 30th क्वेश्चन, 400 एवं 1000 के बीच कितनी संख्याएं 2 3 4 5 6 0 से बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। देखो 400 से अबव होनी चाहिए, है ना। सो इसमें 2 3 4 5 6 0 इन अंकों में से अगर आप मान लो 3 अंकों की बनेगी ना संख्या, ये रही 3 अंकों की, 1 2 और 3, तो इस वाली जगह पर आप क्या 2 पुट कर सकते हो, वो तो 400 से छोटी हो जाएगी। क्या 0 पुट कर सकते हो,
वो तो 2 डिजिट की रह जाएगी, इवन 3 डिजिट की भी नहीं बनेगी अगर 0 पुट कर दिया तो। अगर 3 पुट करोगे तो क्या वो 400 से बड़ी होगी? 4 पुट करोगे, 5 पुट करोगे, 6 पुट करोगे, केवल तभी वो 400 से बड़ी होगी। इसका मतलब इस जगह को केवल 3 डिफरेंट वेज से फिल किया जा सकता है। उसके बाद मान लो आपने यहाँ पे 4 फिल कर दिया, तो उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी फिल करो इस जगह पर, चाहे 0 फिल करो, चाहे 2 फिल करो, चाहे 3 4 फिल नहीं कर सकते क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बाकी बचे हुए अंकों में से तो कोई सा भी अंक इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि टोटल 6 अंक हैं ये। इन 6 में से एक अंक आपने फिल कर लिया 4, अब बचे हुए 5 अंक में से आप कोई सा भी फिल कर सकते हो। तो 5 डिफरेंट वेज से इसको फिल कर सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर 2 अंक यहाँ फिल हो गए, टोटल 6 हैं, तो 4 डिफरेंट वेज से इसको फिल कर सकते हैं। ये यहाँ आना चाहिए, देखो ये यहाँ आना चाहिए। 5 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं। मान लो 0 फिल कर दिया, 4 डिफरेंट वेज से इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लिए क्या बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया। 4 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं। आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 या 15 चौका 60, 60 आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं ये, बहुत ज़्यादा बेसिक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5। इनसे 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं अगर पुनरावृत्ति न हो किसी भी अंक की। तो 5 अंक, देखो सॉल्यूशन में 3 अंक के अकॉर्डिंग दे रखा है आपको, तो आपको घबराने की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं है। आप इसको 3 अंक के तरीके से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, और 5 अंक के तरीके से भी कर सकते हो। पहले मैं सॉल्यूशन उठा लेता हूँ, नहीं क्वेश्चन उठाता हूँ। चलो 5 अंक है ना, 5 अंक वाली बनानी है, तो मीन्स 1 2 3 4 और 5, ये 5 अंक हो गए। 5 अंक में और विषम होनी चाहिए, तो 1 2 3 4 5 में 2 और 4 अगर यूनिट प्लेस पे आ जाए, इकाई के स्थान पे आ जाए, तो वो सम संख्या हो जाएगी। सो 1 3 5 आ सकते हैं, मीन्स 3 डिफरेंट वे से फिल कर सकते हैं इसको। फिर बच गए कितने, 5 अंक, एक यहाँ फिक्स हो गया, तो इसको 4 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हैं। फिर इसको 3 डिफरेंट वेज से, इसको 2 डिफरेंट वेज से, और यहाँ पे लास्ट में एक 1 बचेगा। तो इनका सबका मल्टीप्लाई, यही तो होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। 4 3 12 3 36 दूनी 72, 72 आंसर हो जाता है इसका, अगर 5 अंक ही हमें यूज़ करने होते। अब अगर हम 5 अंक यूज़ ना करें और कहें, इन्होंने सॉल्यूशन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम मान लो या तो सॉल्यूशन को सही माने या क्वेश्चन को सही माने। हमने क्वेश्चन को सही मान करके आंसर निकाल लिया। अब हम आंसर को सही मान के क्वेश्चन में करेक्शन कर देते हैं कि 5 नहीं 3 अंकों की बनानी है। इस 5 की जगह पे आप 3 कर लो कि 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। तो ये 3 डिफरेंट प्लेसेस आपको फिल करने हैं। यहाँ पर फिर अगेन 3 डिफरेंट वे से फिल कर सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे 2 और 4 नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। सो यहाँ पर 5 अंकों में से 2 अंक फिल हो गए, 3 अंक में से कोई एक फिल हो गया ना, टोटल बच गए 5। तो 4 डिफरेंट वे से ये फिल हो सकती है, 3 डिफरेंट वे से ये फिल हो सकती है। 3 3 9 दिया 36, 4 3 12 दिया 36, 36 डिफरेंट नंबर्स बन जाएंगे जो ओड नंबर्स होंगे, यानी विषम संख्याएं होंगी। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 3 2 1 से 7 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिसमें विषम अंक विषम स्थानों पर ही रहें। तो देखो 7 ही तो नंबर हैं, 1 2 3 4 3 2 1, और 7 ही अंकों की संख्या बनानी है। तो पहले देखो 7 अंक चूज़ कर लेते हैं, कहाँ रखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 अंक हमने चूज़ कर लिए। अब ओड प्लेसेस कौन से हैं, एक तो ये वाला फर्स्ट, एक ये थर्ड, एक ये फिफ्थ और एक ये सेवन्थ, ये ओड प्लेसेस होते हैं। इन पे क्या आना है, 1 आना है, 3 आना है, 3 आना है और 1 आना है। 1 3 3 1, ये 4 ही नंबर हैं जिनमें 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 1 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, सेल्फ अंडरस्टूड है। अब ये अगर 1 3 3 1, इनकी जगह पे अगर ये नंबर ऐसे होता कि 3 5 7 और 9 ओड नंबर्स है ना, तो 4 ओड नंबर्स हैं और ओड प्लेसेस पे ही फिल करने हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज से ही तो अरेंज होते हैं ये, सिंपल सी बात है ना। अब इसमें नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और जब नंबर्स रिपीट होते हैं ना तो थ्योरम लग जाती है एक 11th क्लास की NCERT मैथ के अकॉर्डिंग ना, एक थ्योरम 4 बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें 4 थ्योरम है, 4th थ्योरम हो गई वो क्या कहती है
कि जैसे 1 3 और 3 1 आपको फिल करना है 4 डिफरेंट प्लेसेस पे, तो 4 फैक्टोरियल होगा क्योंकि 4 अंक हैं, अपॉन में जो जितने बार रिपीट होता है, 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 1 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। सो ये जो टोटल आंसर निकल के आएगा ना, इतने तरीके से तो हम अरेंज कर सकते हैं ओड प्लेसेस को। अब इवन प्लेसेस को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, देखो इवन में क्या है, 2 है और 4 है और 2 है, 3 अंक है मतलब। अब 2 4 2 है, 2 2 टाइम्स रिपीट हो गया, अगर ये ऐसे होता 2 4 6 तो इसका आंसर होता सीधा सीधा 3 फैक्टोरियल, है ना, क्योंकि इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं था। अब इसमें 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है 2, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे क्योंकि रिपीटिशन 2 टाइम्स है किसी भी नंबर का। सो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसमें मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम कि 3 फैक्टोरियल, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये अपॉन में 2 फैक्टोरियल। सो देखो इस सबको मैं हटा दूँ तो यही तो सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे। ये 1 मिनट, ये देखो ये दे रखा है, यही तो आंसर है, 18 आएगा सोल्व करके। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।